स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 द रोल ऑफ पार्लियामेंट। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। कौन होते हैं पीपल इन द पार्लियामेंट? आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। टिल द 1970s मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंग टू द अपर क्लासेस। अगर हम 1970s की बात करें तो जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे पार्लियामेंट के अंदर वो सब किस क्लास से बिलोंग करते थे? अपर क्लास से बिलोंग करते थे। एंड अपर कास्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भी कास्ट वो बिलोंग करते थे वो भी अपर कास्ट ही होती थी। मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू नेशनल पार्टीज, बहुत सारे लोग तो नेशनल पार्टी से बिलोंग करते थे। नाउ द पार्लियामेंट हैज मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, बट अगर हम आज की बात करें तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं। तो देयर आर मैनी मेंबर्स बिलोंगिंग टू रूरल एरिया एंड रीजनल पार्टी, बहुत सारे मेंबर्स तो हमारे रूरल एरिया से भी बिलोंग करते हैं, रीजनल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। एंड पीपल एंड कम्युनिटीज दैट वर अर्लियर नॉट रिप्रेजेंटेड हैव फेयर रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। और पहले जिन कम्युनिटीज़ को, माइनर कम्युनिटीज़ को, जिनको रिप्रेजेंटेशन की पावर भी नहीं दी गई थी, अब उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलता है पार्लियामेंट के अंदर। यहाँ कुछ डाटा दे रखा है स्टूडेंट लोकसभा का, जैसे फर्स्ट इलेक्शन ईयर 1951-52 में कितने वोटर्स टर्न आउट हुए? 44.87। फिर 1967 में 61.04, ये फोर्थ सेशन में हुआ। फिर फिफ्थ में 1971 में 55.27। अगर हम बात करें 2019 की तो वोटर की टर्नआउट जो रेशियो परसेंटेज है वो 67%, मतलब अगर पहले देखा गया 44.87 जो कि बढ़कर कितना हो गया? 67% हो गया। तो देयर हैज बीन ऑल्सो सिग्निफिकेंट राइज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द दलित, बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी एंड द माइनॉरिटीज। हमने एक सिग्निफिकेंट राइज देखा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर लोगों का, दलित लोगों का भी, बैकवर्ड लोगों का भी, जिनको हम ओबीसी के कास्ट में कैटेगराइज करते हैं, एंड माइनॉरिटीज, सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा हमने। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखा। ऑन द होल देयर हैज बीन मोर पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लगने लगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर। ये कैंडिडेट्स का हमें दे रखा है लोकसभा इलेक्शन के अंदर कि 1952 में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे? 1874। और अगर हम 2019 में देखें तो 8049, मतलब 1874 से कितने बढ़ चुके हैं 2019 तक? 8049। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स इलेक्शन विच आर वेरी कॉस्टली। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होती है, जिसमें इलेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली माना जाता है। ऑफन मनी एंड मसल पावर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट। जिसके पास पैसा है, पावर है, वो उसको ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है इलेक्शन, जब इलेक्शन होते हैं किसी भी कैंडिडेट को नॉमिनेट होने के लिए। तो देयरफॉर इट इज फेल्ट दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसलिए माना गया है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो है बट लेकिन उसको एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन हम नहीं बोल सकते सोसाइटी के लिए। दलित, बैकवर्ड कास्ट एंड अदर हिस्टोरिकल marginalized communities do not have adequate representation। आज भी हमारे यहाँ पर जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द लोकसभा फॉर एससीज एंड एसटीज। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ सीट्स रिजर्व करके रखी जाती है लोकसभा के अंदर एससी, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो दिस हैज बीन डन सो दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव कैन रिप्रेजेंट, सेफगार्ड एंड प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ देयर कम्युनिटीज। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन लोगों को भी क्या मिल सके? इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इन लोगों को भी सेफगार्ड, मतलब इन लोगों के अंदर फीलिंग आ सके और इनका जो इक्वली प्रमोट कर सके, इनका जो इंटरेस्ट है इन कम्युनिटीज को भी ऊपर बढ़ावा दे सके। तो ऑफ द टोटल 543 इलेक्टिव सीट्स इन द लोकसभा 423 आर इन जनरल कैटेगरी। 543 तो टोटल सीट्स होती हैं, उनमें से 423 जो होती है वो जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए होती है, वाइल 79 जो सीट्स है वो किसके लिए रखी गई है? एससीज के लिए, और 41 सीट्स एसटीज के लिए। तो इट has also been realized that women do not have adequate representation in parliament vis-a-vis their total population। और ऐसा भी रियलाइज किया गया है कि वुमेन को ज़्यादा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है पार्लियामेंट के अंदर अगर हम ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो। देयरफॉर देयर हैज़ बीन प्रपोजल फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 33% फॉर वुमेन इन द लोकसभा। इसी वजह से तय किया गया, एक प्रपोजल रखा गया कि रिजर्वेशन सिस्टम मिले, मतलब जो 33% है सीट्स रिजर्व रहे वुमेन के लिए लोकसभा के अंदर। तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट एंड इट इज बीन
earnestly debated among political parties. Women's reservation bill is pending before the parliament. Women का जो reservation bill है वो भी pending है parliament के सामने, and it has been earnestly debated among political parties. और हमेशा debated का topic रहता है political parties के बीच में. But there has been significant increase in political participation by women. लेकिन हमने इसमें एक significant increase factor देखा है, political participation में women का भी role होने लगा है. Women voter turnout increased from 38.8% in the 50s to 57.89% in 1998. वुमेन का टर्नआउट भी बढ़ा है. पहले 38.8% था 50s की बात करें हम, जो कि 57.89 हो गया 1998 तक आके. एंड द नंबर ऑफ वुमेन कंटेस्टेंट्स फॉर द लोकसभा हैज प्रोग्रेसिवली राइजन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन. और धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्शंस कंटेस्ट होते गए वैसे वैसे वुमेन कैंडिडेट्स भी लोकसभा के अंदर अपना इलेक्शन के लिए खड़े होने लग गए. तो दिस फिगर विच रिमेन्ड अंडर 50 इन द फर्स्ट टू जनरल इलेक्शन रोज टू 65 इन द थर्ड. जो कि 50 था अगर हम फर्स्ट टू जनरल इलेक्शन की बात करें तो वो बढ़कर 65 हो गया थर्ड इलेक्शन के टाइम. और 355 इन द 14th लोकसभा एंड 556 इन द 15th एंड 716 इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019. और यही 355 14th इलेक्शन के टाइम हो गया और लोकसभा के अंदर, और 556 15th के टाइम हो गया. और अगर हम 2019 के डाटा की बात करें तो 716 इनका रेशियो बढ़ गया. तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट वेदर आर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ. ये अभी भी एक डिफरेंस का ओपिनियन है, क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो इनफ है. एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, स्टिल देयर आर कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स विच आर नॉट वेल रिप्रेजेंटेटेड इन द लेजिस्लेचर. अभी भी ऐसी कम्युनिटीज है और ऐसे ग्रुप्स के लोग हैं जिनको इक्वली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता लेजिस्लेचर के अंदर, लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर. तो राइजिंग कॉस्ट ऑफ फाइटिंग एन इलेक्शन प्रिवेंट्स पुअर पीपल फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइजिंग कॉस्ट. अगर कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसका जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट है लड़ने के लिए वो ही काफ़ी हाई होती है. तो अभी तक पुअर पीपल के लिए ये चीज़ इलेक्शन को रिप्रेजेंट करना और खड़ा होना बहुत ही अहम, मतलब बहुत ही विषय जो है वो अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पाया है. Therefore, there has been suggestion for state funding of election. बहुत सी बार ये सजेशन भी रखा जाता है कि स्टेट फंड दे इलेक्शन जब कंटेस्ट होते हैं तब. However, the very fact that we concerned about equal representation and trying to resolve the question is the reflection of reality that our is a vibrant democracy. और अगर हम फैक्ट्स की बात करें, अगर ऐसा कंसर्न टॉपिक आता है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हो और साथ के साथ हम सॉल्व भी करना चाह रहे हैं इस इश्यूज को, इस क्वेश्चन को जो कि अराइज होते हैं, तो ही हमें एक तरीके से बोल सकते हैं, तभी हमें एक रिफ्लेक्शन दिखेगा, रियलिटी फेस दिखेगा, जिसको हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में इतना ही और यहीं पर हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो पहले आप वो कर दे, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ. थैंक यू.